Okay, I hope my voice is clear to you all, and even screen is visible. Yes. Okay, chalo. So let's start with the BPM, that is Business Process Management. As I have said you earlier, that is we have till now seen, as per our syllabus is concerned. So we have started with the first module in which we are learning the first chapter, that is about the business process. Okay. So in business process, we have seen, we have done with the introduction part of the business process. What is the definition of business process? We have seen multiple business processes available in any of the organization, like accounting होता है, finance होता है, sales and HR and all. So कुछ examples भी हमने देखे. Even we have seen classification of business process. And then in last lecture we have started with the BPM, that is Business Process Management, in which we have seen introductory part of the business process management. Now today what we are going to do is, we will start with the that is benefits of business process management, because we need to explore more in business process management. So we will today start with the benefits of business process management. Then we will move towards the maybe that is principles or practices which needs to be undertaken under this BPM process. वो हम देखेंगे, principles देखेंगे, and if possible we will try to cover up लाइफ साइकिल ऑफ बीपीएम आल्सो. ओके. सो आई होप कि आज जो भी हम करेंगे वो आपको समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बीपीएम. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन पे थोड़ा दिख रहा है आई गेस. जस्ट वेट. यहाँ पे व्हाई दे आर नॉट एडमिटिंग यार. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. थोड़े से एड्स जो आ रहे हैं यहाँ पे उनको मैं बंद कर देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा दिखेगा प्रॉपरली. ओके. सो यू कैन सी हियर ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन वी विल सी 10 बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. नाउ दिस इज एज पर योर सिलेबस ओनली, जो आपके बुक में है. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको बुक से यूज़ करने हैं तो यू कैन गो फॉर मनन प्रकाशन. ठीक है. तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि यार आपके पास किसी के पास भी अगर मनन प्रकाशन का बुक है तो प्लीज़ वो बुक ले लो, एंड उसके स्कैन कॉपीज मुझे सेंड करो, सो दैट मैं सर्कुलेट करूँ सबके पास. मेरे पास बुक नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी कि मुझे ये जो टॉपिक्स है ये ढूंढ ढूंढ के आपको दिखाने पड़ रहे फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑन गूगल. तो मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ. ओके. या फिर अगर आपको वो नहीं करना है तो व्हाट यू कैन डू इज कि पहले तो मुझे बताओ कि कितने जन बुक परचेस करने वाले हैं स्टडीज के लिए. बुक टेक्स्ट बुक्स कितने जन लेने वाले. टेक्स्ट बुक्स तो लेने पड़ेगी ना. तो आई गेस आप मनन प्रकाशन लोगे, क्योंकि एक ही बुक हम लोग फॉलो करेंगे सब लोग. तो अगर जो भी है, अगर मनन प्रकाशन कोई अगर ले रहा है तो प्लीज़ टेल मी रिगार्डिंग दैट कि मनन प्रकाशन ले रहे हो तो एक बार ले लो मनन प्रकाशन, एंड मुझे वो स्कैन कॉपीज एटलीस्ट स्टार्टिंग के मुझे सेंड कर दो, सो दैट मैं फिर वो सर्कुलेट कर पाऊँ सबके साथ. मेरे साथ शेयर कर दो. आई थिंक आपको स्कैन करना तो आता रहेगा. बहुत सारे अलग अलग सॉफ्ट एप्लीकेशंस आर अवेलेबल. चैप्टर वाइज स्कैन करो एंड प्लीज़ सेंड इट टू मी. व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल पे सेंड करो, सो दैट फिर हम वही यूज़ करेंगे. फिर उसी का आप यूज़ करोगे फॉर योर एग्ज़ाम. नाउ फिर अगर फिर मेरे साइड से अगर मैं बोलूँगा शेट पब्लिकेशन अगर यूज़ करेंगे तो शेट पब्लिकेशन में तो बहुत सारा है. मतलब उसका कंटेंट देखोगे ना तो बहुत सारे पेजेस का कंटेंट है. तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज. तो प्लीज़ टेल मी कि अगर आप मनन प्रकाशन करोगे यूज़, या फिर
कोई ऐसा है आप में से, मतलब एस वाई बैफ में अभी जो लेक्चर सुन रहे उसमें से कोई ऐसा है जो पारसिक या खारेगांव रहता हो, पारसिक नगर या खारेगांव में है कोई ऐसे, कलवा में कोई रहता हो, है क्या कोई? नहीं है, कोई नहीं है। चलो ठीक है। सो एटलीस्ट ठीक है, अगर जो भी अगर परचेस करने वाले हैं बुक, तो आई एम टिल नाउ रेफरिंग एज पर द कंटेंट गिवन इन योर सिलेबस। तो जो कंटेंट दिया है उसको मैं सर्च कर रहा हूँ एंड गूगल से मैं वो टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट एज यू कैन सी कि हम एमसीक्यू के ऊपर एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन पेपर रहेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू आल्सो, क्योंकि मैं डिज़ाइन करूँगा ऐसे कंटेंट में से, एंड फिर आपको फिर डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप बुक टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहे हो तो। लास्ट टाइम आपको याद है हमने टेक्स्ट बुक के नीचे हर चैप्टर के नीचे जो भी कंटेंट था, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स एंड जो क्वेश्चंस थे उनका ही हमने यूज़ किया था, है ना। तो वही टेक्स्ट एक ही टेक्स्ट बुक हमने सबने रेफर किया था। सो इस सेमेस्टर में भी हमें वैसे ही करना है। सो प्लीज़ गाइज कॉपरेट। जो भी अगर कोई मनन प्रकाशन का अगर कोई किसी ने परचेस किया हो तो प्लीज़ टाइम निकालो और एक एक चैप्टर वाइज मुझे वो स्कैंड कॉपी सेंड करो प्लीज़, ठीक है। आई विल बी वेटिंग। ये 2-3 दिन है आपके पास, प्लीज़ संडे तक मुझे एटलीस्ट फर्स्ट यूनिट जो है वो सेंड करो, सो दैट उसी के हिसाब से फिर मैं आपके क्वेश्चंस एंड ऑल डिज़ाइन कर पाऊँ, एंड फिर वो आप में मैं क्लासरूम में वो सर्कुलेट कर दूंगा। ओके, एम आई क्लियर? यस और नो? ओके चलो। So we will start with the benefits of business process management. Now, as you can see, 10 benefits are there, majorly 10 major benefits are there. Now, as we have seen earlier, that is business process management is what? That is, we need to manage our business process. So, any of the business process we can consider multiple business processes are there inside one organization, and we need to definitely manage everything inside a business process. So, business process is like a workflow which we carry out to achieve a particular goal. That means first thing we need to take care that we need to identify what we need to do, that is what we are going to do, what we are going to achieve, ये आपको identify करना पड़ेगा. And after identifying that particular point we need to do analysis and planning. After making the plan we need to execute that plan, and that for that reason we are going to monitor our execution, we are going to control that particular execution, and finally in termination analysis we normally what we do, that is we test our result, whatever we have done, is it right, is it working properly, ये आप टेस्टिंग करते हो, we implement everything, and then उसके ऊपर से आप रिपोर्ट्स बनाते हो. So whatever we have done till now कि वो properly हुआ है या नहीं हुआ है. So this is what exactly a BPM is, कि कोई भी बिजनेस प्रोसेस में जाओ आप, सब जगह पे आपको वहाँ पे सब ऐसे ही मिलेगा. एंड इसी को जब आप मैनेज करने जाओगे, एंड उसको मैनेज करते वक्त जो जो एक्टिविटीज आप यूज करोगे, दोज पर्टिकुलर एक्टिविटीज आर नोन एज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. नाउ अब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज अगर आप यूज करोगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? So as you can see, some questions they have asked, that is, are your processes in a constant state of fix due to regulation, audit or market demand? Then do you have a lot of processes but nothing seems to be working right? Then do you need to shorten your products time to market because of increased competition? तो ऐसे बहुत सारे questions हमारे organization में while working on a particular business process usually occurs. So what we need to find out, it is important to note that BPM is actually a combination of practices centered on driving organizational value through a process improvement culture. So this particular point is very very important point, क्योंकि BPM में obviously we are going to work on business process, obviously we are going to achieve some goals of the organization, but while achieving those particular goal, it is also very important that
a continuous process improvement culture should be implemented. So इसका मीनिंग क्या है? दैट इज आपका जो प्रोसेस है, यू कैनॉट बी अ स्टैग्नेंट टू योर प्रोसेस. आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक ही प्रोसेस 10 साल से कर रहे हो एंड वही टाइप का वही क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है. वी हैव सीन द एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दिए. सो वेदर इट इज से टूथपेस्ट होने दो, सोप होने दो, या कोई भी डिवाइस होने दो, कि 10 साल पहले जैसे वो डिवाइस मिलता था आज भी वैसे ही है क्या? नहीं. लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर. सो व्हाट वी नीड टू डू इज we need to continuously improve. So process improvement culture should be there, and it can be as simple as defining unclear processes or continually looking for areas of improvement. So we need to continuously improve ourselves while making changes. So ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है while using BPM. ठीक है, हमेशा हम कंटिन्यूसली हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे. सो वेदर वी आर गोइंग टू यूज पर्टिकुलर, वेदर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आप री इंजीनियरिंग यूज करो या री वर्क करो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, वॉट एवर यूर अप्रोच इज, देर आर सर्टनली मैनी बेनिफिट्स टू बी हैड. सो आप बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जब आप यूज करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव मल्टीपल बेनिफिट्स. तो उसमें से 10 बेनिफिट्स दे हैव मेंशन. तो उसमें से फर्स्ट है दैट इज अबाउट द एजिलिटी. नाउ एजिलिटी का मीनिंग क्या है? एज अ नेम सजेस्ट, एजिलिटी मतलब ये एजाइल है. एजाइल है मतलब इसको कुछ एज नहीं है, इसके रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो कंटिन्यूसली अगर आप एडेप्टेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, इफ यू आर ओपन टू अ चेंजेस, देन डेफिनेटली उन चेंजेस के ऊपर आप हमेशा कितने भी टाइम पीरियड तक आप मार्केट में कंपटीशन में सरवाइव कर सकते हो. सो एजिलिटी इज व्हाट दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉन्स्टेंटली फेस्ड विद द नीड फॉर चेंज. ओके, so changes may become necessary as a result of new regulations, market demands, or the emergence of new ways of working. So obviously ये जो changes आते हैं, ये changes कब आते हैं और कैसे आते हैं? तो एक तो normally what happens is कि whenever any business process is there, तो business process को जब आप use करते हो तो obviously clients will be there, customers will be there. तो वो जो कस्टमर्स है हमेशा उनसे हम लोग फीडबैक लेते हैं, ये आपको भी मालूम रहेगा. सो कोई भी ऐप अगर आप यूज़ करते हो ऑन योर मोबाइल, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो तो उसके रिलेटेड व्हाट वी यूजुअली डू इज़ कि हम ये करते हैं कि भाई इसका ये क्या है, दैट इज़ फीडबैक क्या है, कस्टमर से हम रेटिंग पूछते हैं. सो ये जो कस्टमर्स रेटिंग या उनके रिव्यूज़ जो होते हैं उसका यूज करके यू कैन फाइंड आउट व्हाट चेंज दे नीड फ्रॉम देयर साइड. सो कस्टमर्स का ये जो फीडबैक होता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज वन ऑफ द की फीचर. इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज चेंजेस एज पर द कस्टमर्स, देन डेफिनेटली आपका जो बीपीएम प्रोसेस जो है वो एजाइल रहेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो. यू आर ओपन टू अ न्यू चेंजेस, एंड जितना आप चेंजेस करते जाओगे, जितना आप इम्प्रूव होगे एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, उतना ही आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो. एंड दिस इज व्हाट वी आई हैव गिवन यू एग्जांपल, दैट इज टूथपेस्ट का जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, वही एग्जांपल दिखाता है ये, दैट इज एजिलिटी. ओके, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट. Next one is obviously about the productivity. Now, as we can see कि regular workflows we use in achieving our business goals. Even what we can call it as कि हम continuously process को improve भी कर रहे हैं. So जब हम continuous improvement के बारे में बात करते हैं तो obviously there will be a possibility that कि whatever risks are occurring, whatever issues are there in previous cycle, तो उन इश्यूज को, उन रिस्क को, उन प्रॉब्लम्स को यू आर गोइंग टू सॉल्व इन नेक्स्ट साइकिल. यस, अगर एक प्रोडक्शन साइकिल में अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया एक प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्शन होने के बाद अब आपने रिपोर्टिंग एंड ऑल कर दिया, आपको पता चला कि अरे ये जब मैं टास्क कंप्लीट कर रहा था, ये जब ये प्रोडक्ट मैं डेवलप कर रहा था, तब ये इश्यूज मुझे फेस करने पड़े थे.
अब जब आप नेक्स्ट साइकिल नेक्स्ट बैच जब बनाओगे उस प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ना, तो उसके सॉल्यूशंस आप पहले ही फाइंड आउट करोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर आपके पास सॉल्यूशंस है तो यू कैन रिमूव दोज बॉटलनेक्स, है ना, यू कैन रिमूव दोज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, एंड उसके कारण आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो और इंक्रीज हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो ये सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज अबाउट द प्रोडक्टिविटी। इसमें होगा क्या, दैट इज आपके पास ऑलरेडी पूरा नॉलेज है, आपको मालूम है कि व्हाट यू नीड टू अचीव, what goals you have set and what you have done previously। so अगर नेक्स्ट टाइम देखो, अगर बार बार रिपीटेटिव टाइम्स अगर एक ही गलती अगर आप करोगे तो इट कैन नॉट बी सेड दैट कि यू आर ओपन टू अ चेंजेस, है ना। तो अगर आप चेंजेस कर रहे हो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मतलब क्या है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको रिमूव करना। सो इफ यू आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, योर प्रोसेस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, देन डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो, यू आर एलिमिनेटिंग दोज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, एंड अगर आप वो प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर रहे हो दैट मीन्स नेक्स्ट साइकिल में आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑब्वियसली स्मूथली होगा। मे बी नए कुछ इश्यूज आपको मिलेंगे, बट जो प्रीवियस इश्यूज थे वो तो आपने निकाल दिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट एज कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल हमेशा नेक्स्ट साइकिल में बिकॉज ऑफ दो प्रोसेस इंप्रूवमेंट आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ही मिलेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस। दो पॉइंट समझे आपको, एजिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, बोलो जल्दी। ओके चलो, नेक्स्ट वन इज अबाउट एफिशिएंसी एंड रिड्यूस रिस्क। देखो अगेन कंटिन्यूशन पार्ट है यहाँ पे। जैसे हमने ऊपर देखा कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, तो जो जो रिस्क आएंगे फर्स्ट साइकिल में या प्रीवियस साइकिल में जो रिस्क आए थे या प्रॉब्लम्स अकर हुए थे वाइल वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम करते वक्त सेम गलती आप रिपीट करोगे क्या, यस। सेम गलती आप हमेशा रिपीट करते रहोगे, नहीं करेंगे। एंड बिकॉज, अरे हाँ नो बोलो, यस क्या बोल रहे हो। सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड ये देखो, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ये आपके बिजनेस के रिलेटेड है उतना ही ये आपके हमारे लाइफ के रिलेटेड भी है। सो वॉट एवर वी डू इन एवरीडे लाइफ, डे टू डे लाइफ में जो हम लोग करते हैं ना, ये सब आप उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो यू कैन सी आपके लाइफ में भी वॉट एवर यू डू दैट इज, मतलब आपका जो लाइफ है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, एंड इन ईच डे यू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप एग्जाम देते हो, है ना, अभी आपने थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, नाउ यू विल बी प्लानिंग फॉर योर फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम। तो जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम का जब रिजल्ट लगेगा, वो रिजल्ट देखने के बाद ऑब्वियसली यू विल एनालाइज योर सेल्फ कि कहाँ पे कमी थी या क्या हुआ कि उसके कारण किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स आए, तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू डू, सो दैट इज व्हाट एनालिसिस, यस एम आई राइट। अरे बोलो यार। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमेशा मतलब बिजनेस के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें अगर आप आपके लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो यू विल बी रियलाइज कि ये सब टॉपिक है ना बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, एंड थोड़ा सा फोकस करो कि जो जो आप हमें डेली लाइफ में करते हो उसके साथ रिलेट करके देखो, देन यू विल एंजॉय दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बहुत मजा आएगा ये सब्जेक्ट करने में, एटलीस्ट ये फर्स्ट यूनिट सीखने में। सो एज पर दिस यू कैन सी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक एग्जाम हो गया आपका, उसमें जितने मार्क्स आए या किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, तो आप क्या करते हो, यू डू एनालिसिस कि भाई क्यों कम मार्क्स आए, क्या प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से एग्जाम दोगे तो विल यू रिपीट ऑल दोज मिस्टेक्स यू हैव डन इन पास्ट, आप करोगे क्या वही रिपीटेटिव चीज़ें, वो मिस्टेक नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। सो व्हाट यू विल डू, सो यू विल ट्राई टू रिड्यूस दोज रिस्क, यू विल ट्राई टू इम्प्रूव यूर सेल्फ। एंड अगर आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो
टू अचीव द बेटर रिजल्ट्स, एंड आप आपके जो रिस्क थे, जो इश्यूज थे, वो आप रिड्यूस कर रहे हो, तो डेफिनेटली कैन आई से आप आपका खुद का इफिशियंसी लेवल बढ़ा रहे हो। यस, आप आपका खुद का इफिशियंसी लेवल बढ़ा रहे हो ना। अगर रिस्क आपने कम कर दिया तो आप इफिशियंसी बढ़ा रहे हो आपका। सो आपका अगर इफिशियंसी बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अभी जो प्रोडक्टिविटी आएगा आपसे वो बेटर रहेगा एज कंपेयर टू पास्ट। सो यू कैन सी ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ना, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि अगर आप रिस्क कम करोगे तो आपका इफिशियंसी बढ़ जाएगा, आपका इफिशियंसी बढ़ेगा तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा प्रोसेस में, प्रोसेस इम्प्रूव होगा तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बनेगा तो आपका एजिलिटी होगा, है ना। तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो आई थिंक ये पहले 3 पॉइंट्स तो आप रिलेट कर सकते हो आपके खुद के साथ। यस, आई होप आपको तीनों पॉइंट समझे रहेंगे। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द compliance and transparency. Now obviously compliance is what it is about the rules and regulations that should be carried out in organization. Now as we are studying, अब ये बिजनेस के बारे में है। ये अगेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कि ये कोई भी चीज़ है ना, किसी भी एंगल से आप स्टडी करोगे ना, तो एनी हाउ ये आपके लाइफ पे फिट होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। सो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो यू कैन सी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कॉम्प्लायंट विथ इंडस्ट्री रेगुलेशन। यस ऑफ कोर्स, जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, कुछ अगर आपको प्रोडक्टिविटी करना है, प्रोडक्शन करना है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू डू दैट पर्टिकुलर पार्ट वेल यूजिंग those rules and regulations. So BPM should ensure that organizations can implement regulatory requirements quickly, thereby preventing delays in compliance and any associated fines. सो यस ऑफ कोर्स, सो अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्लो कैरी आउट करना है एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दैट इज यू आर गोइंग टू फर्स्ट टेक ऑल द परमिशंस, you need to implement all those rules and regulations to achieve that particular goal. तो प्रोडक्शन करना है आपको, तो उसके रिलेटेड फॉर एग्जांपल लाइसेंस एंड ऑल जो भी लगते हैं वो आपको लेने हैं। तो वॉट एवर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर देयर, तो वो आपको क्या करने हैं, यू नीड टू फर्स्ट इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। एंड अगर आप ये नहीं करते हो तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो जाके उसका फाइन लगेगा आपको। तो ये सबको मालूम है, हमें भी मालूम है ये सब, कि अगर आप रूल्स यूज नहीं करोगे, लाइसेंस नहीं लोगे प्रॉपरली, तो फाइन लगेगा। एंड फाइन लगेगा तो क्या होगा, तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट यूअर प्रोसेस लाइफ साइकिल। सो अगर आपका प्रोसेस लाइफ साइकिल पे अगर आपको इफेक्ट नहीं ये करना है, ठीक है, दैट इज फाइन के कारण मे बी इकोनॉमिकल इफेक्ट विल बी देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी कम हो सकता है। सो ये अगर आपको अवॉइड करना है, सो व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। सो अगर आप कंप्लायंस दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली अगर आप मेंटेन करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपका जो वर्क फ्लो है, आपका जो बिजनेस प्रोसेस है, इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट टू ऑल द एम्प्लॉइज। सबको मालूम रहेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, एंड द विजन विल बी वेरी क्लियर कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। तो लेकिन अगर आप कुछ वहाँ पे चोरी जैसा, चोरी मतलब अगर आप लाइसेंस आपने नहीं लिया है तो कुछ छुप छुप के आप कर रहे हो, सो इट वोंट बी ट्रांसपेरेंट टू द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को नहीं पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो आपका बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है, बीपीएम जो है, इट शुड इंश्योर दैट वी शुड इम्प्लीमेंट everything that is comes under regulatory requirements. Okay, next one and the most important one, that is about the employee satisfaction. Yes, definitely, क्योंकि normally what happens is कि in any of the organization, whatever work we carry out, whatever goals we have set to achieve, those particular goals will be achieved with the effort of your employees. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि उनके एफर्ट के ऊपर ही आपका प्रोडक्शन बोलो या आपका पूरा बिजनेस प्रोसेस बोलो वो डिपेंडेंट होता है।
So it is very important to have satisfied employees or a happy environment in your organization. अगर आपके एम्प्लॉयज ही सेटिस्फाइड नहीं है तो व्हाट विल हैपन? तो प्रोडक्टिविटी आपका इंक्रीज होगा क्या? बोलो। आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपका वर्क फ्लो जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा. एंड हेंस इफ योर एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड अगर a good environment is there inside your organization, working environment I am talking about. If a good working environment is there in your organization, then definitely it will make that is it will increase the productivity and happier workforce in your organization. So yes, डेफिनेटली एम्प्लॉय को अब सेटिस्फाई करना मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई भी उठ के एम्प्लॉय नहीं तो बोलते रहेगा कि अरे हर महीने में बोलेगा मेरा सैलरी बढ़ा सैलरी बढ़ा. तो यस, दिस वोंट बी हैपनिंग. ऐसा नहीं होता है कि एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना मतलब हर बार उनके डिमांड्स को कंप्लीट करना. बट यस, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने का एक दूसरा भी मीनिंग होता है, दैट इज whatever we do, we need to involve every employee in our workflow. तो अगर सबको हम एक साथ अगर व्हाट वी कैन से एक वर्क फ्लो में अगर एडजस्ट करते हैं, सबके ओपिनियंस को अगर आप रिस्पेक्ट करते हो, देन ओनली एम्प्लॉयज विल बी सेटिस्फाइड. सो ये एक बेनिफिट होता है बीपीएम का. नेक्स्ट वन इज अबाउट द कस्टमर फोकस. यस, ऑब्वियसली आपका जो बीपीएम है या बिजनेस प्रोसेस जो होता है, इट इज़ अ कस्टमर सेंट्रिक प्रोसेस. एंड वॉट एवर वी डू, देखो कितने भी ऑर्गेनाइजेशंस रहने दो, छोटे रहने दो बड़े रहने दो, सबके लिए मैं हमेशा से बोलता हूँ सबके लिए भगवान कौन है? उनका क्लाइंट, उनका कस्टमर. क्योंकि जब कस्टमर जब तक उनके साथ लॉयल है तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा. वंस कस्टमर्स डंप देम, दैट इज चर्न करेंगे. चर्न मतलब एक प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट के पास चले जाते हैं. सेम थिंग अगर हम बात करेंगे, दैट इज अबाउट से ये नेटवर्किंग का अगर बात करेंगे, तो जैसे पहले बहुत सारे लोग अलग अलग सिम कार्ड यूज़ करते थे, सच एज वोडाफोन, एयरटेल एंड बीएसएनएल एंड सो ऑन, डॉल्फिन एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे अलग अलग नेटवर्क्स थे. लेकिन जैसे जब जियो आया तब क्या हुआ था ये सबको मालूम है. सो जियो ने बहुत सारा फ्री में दिया, तो बहुत सारे जो लॉयल कस्टमर्स थे ऑफ एयरटेल एंड वोडाफोन, वो उनका जो प्रोसेस है या उनका जो व्हाट वी कैन से सप्लायर है, उसको छोड़ के दे मूव टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर के पास चले गए. सो वी नीड टू फोकस ऑन कस्टमर ऑल्सो. जैसे आपको एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखना है ना, सिमिलरली वी नीड टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर ऑल्सो एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट द फीडबैक गिवन बाय कस्टमर. क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, आपके स्टेक होल्डर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, देन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा. क्योंकि एक बार दो बार कस्टमर आपसे कोप अप करेंगे इफ रिलेटेड टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम, बट अगेन एंड अगेन इफ यू आर रिपीटिंग द सेम प्रॉब्लम, इफ यू आर नॉट विलिंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, देन डेफिनेटली कभी भी आपका कस्टमर क्या हो सकता है, चर्न हो सकता है. कस्टमर आपका सर्विस छोड़ के दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास भी जा सकता है. So we need to focus on the customer. This is the main aim of any of the organization. Then next benefit is about the consistency, repeatability and transferability. So with the BPMS, each task is executed the way it was planned and designed. तो yes, तो जैसे आप प्लान करते हो, जैसे आपने डिज़ाइन किया है, उसी के हिसाब से we need to do the execution. So if identical problems are addressed the same way, there is no need to reinvent the wheel. That means जहाँ पे अगर एक similar kind of problem जो आ रहा है आपके प्रोसेस में, and if you have solved that particular problem in previous cycle, तो आपको मालूम है what kind of steps you need to use to solve that problem. तो फिर से कुछ री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर यू नो
आपको मालूम है वो रिस्क को कैसे टैकल किया जाए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो प्लीज यूज दैट सॉल्यूशन एंड दैट इज नोन एज अ रिपीटेबिलिटी. सो रिपीटेबिलिटी इन द सेंस कि whenever we do continuous improvement ना, तो we are going to maintain the consistency, yes, but repeatability हम लोग नहीं करेंगे. What we do actually, yes, cycle we are going to repeat, but whatever the problems are there we need to solve those problems, उसको भी रिपीट नहीं करेंगे. ओके, सो ये एक इम्प्रूवमेंट का ही एक पार्ट आता है, दैट इज हाउ टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ योर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट. Next one is about the sustainability. Now, in business processes are actually continual improved to adapt to changing organizational conditions so that they can deliver the expected result. So again, you can see here, again the point is about the continuous improvement. तो अगर आप continuous improve कर रहे हो आपके business process को, तो you need to change, you need to change organizational conditions, क्योंकि आपको ये नए नए जो व्हाट वी कैन से टेक्निक्स आ रहे हैं या नया जो इवोल्यूशन हो रहा है, वी नीड टू अडॉप्ट दोज पर्टिकुलर थिंग्स. अगर आप वो अडॉप्ट नहीं करोगे तो फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे. एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज मोबाइल फ़ोन का बेस्ट एग्जाम्पल है. अगर 10 साल पहले अगर मैं पूछता आपको कि कौन सा मोबाइल फ़ोन सबसे बेस्ट है, कौन सा मोबाइल कंपनी सबसे बेस्ट है, तो 10 साल पहले एक ही आंसर आता था. कैन एनीवन टेल मी कौन सा बेस्ट है? 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ. आपने सुना रहेगा, मे बी और मे नॉट, आई डोंट नो, बट कभी तो आपने सुना रहेगा, नो सैमसंग वॉज नॉट देयर एट ऑल. 10 साल पहले कौन सा बेस्ट था? यस, नोकिया. सो नोकिया वॉज द वन एंड ओनली बेस्ट कंपनी. मोबाइल्स के बारे में अगर किसी को भी पूछोगे ना आप उस वक्त, उस ज़माने में, कि यार मुझे मोबाइल लेना है तो कौन सा मोबाइल लूँ, 10 साल पहले, मतलब 10 से भी और थोड़ा सा प्रीवियस जाऊंगा मैं, चलो 10 साल नहीं, मैं 15 साल बोल सकता हूँ, 15 या 12 साल पहले का बात कर सकता हूँ. वहाँ पे डेफिनेटली नोकिया वॉज द वन एंड ओनली कंपनी जो बेस्ट कंसिडर होता था in terms of mobile phones. But after the invention of this Android या स्मार्टफोन का जब ज़माना आया, तो नोकिया ने क्या किया? नोकिया ने इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंड्रॉयड, अभी हम लोग जो मोबाइल पे ऑपरेटिंग, बट नोकिया ने, ठीक है, नोकिया ने भी चेंजेस किए थे, जहाँ पे सिर्फ नोट पे वो क्या बोलते हैं, कीपैड होता था. टेक्स्ट मैसेजेस के लिए गेम, वो स्नेक का गेम खेलते थे, एंड कॉलिंग के लिए उतने ही काम के लिए यूज़ किया जाता था. बट द सस्टेनेबिलिटी एंड एजिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाज हाई. वो प्रोडक्ट, एक बार नोकिया का प्रोडक्ट ले लिया ना, कितना भी उसको ये करो, यूज़ करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था. ये आई गेस आपने बहुत सारे जगह पे सुना भी रहेगा, आपको मालूम भी रहेगा. आज के अगर मोबाइल फ़ोन्स आप देखते हो, थोड़ा सा गिर गया, किधर कुछ हो गया, क्रैक हो गया, ख़त्म, दूसरा लेना पड़ता है. सो नोकिया का ऐसा नहीं था. तो उसमें जो प्रोडक्शन था, वो प्रोडक्ट जो था उसका व्हाट वी कैन से सस्टेनेबिलिटी बहुत अलग लेवल पे था. एंड बिकॉज ऑफ उस वक्त नोकिया एक नंबर पे कंपनी था. बट जब एडेप्टेशन की बात आई, जो नए नए जो चेंजेस आए मार्केट में, उसको अडॉप्ट करने में नोकिया वाज अनसक्सेसफुल. बिकॉज नोकिया ने, हालांकि स्मार्टफोन में भी नोकिया था, स्मार्टफोन का इन्वेंशन हुआ, ये टच फोन, स्मार्टफोन जब आया तो उसमें भी नोकिया वाज देयर. बट नोकिया ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने विंडोज़ के साथ टाई अप कर लिया. तो विंडोज़ के साथ टाइप किया, विंडोज़ वाज आल्सो वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो हम लोग कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो नोकिया ने भी क्या किया, स्मार्टफोन तो बना दिया, लेकिन उन्होंने विंडोज़ के साथ टाई अप किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके जो स्मार्टफोन या टच फोन जो होते थे, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने लगे.
एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड वाज कि ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे यूज करना बहुत यूजर फ्रेंडली है, बट जब आप मोबाइल पे उसको यूज करके, आई डोंट थिंक कि आप में से किसी ने करके देखा रहेगा, हार्डली किसी ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखा है मोबाइल में। सो अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप मोबाइल में यूज किया होगा आपने कभी, मैंने देखा है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर वी नीड टू एक्सेस एनीथिंग। अगर कैसे आपको कॉन्टेक्ट्स में जाना है, कहाँ से कॉल लगाना है, मैसेज कैसे सेंड करना है, तो ये सब ना इतना डिफिकल्ट हो गया था, तो वो समझता ही नहीं था। जिसने भी जो नोकिया का ये विंडोज वाला स्मार्टफोन लिया था, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे करना है। 3-4 महीने तो समझने में चले जाते थे कि यूज़ कैसा करें, एंड उसमें भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था वो यूज़ करना। सो व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट था, यस उन्होंने किया, बट जो चेंजिंग कंडीशंस थे, एडेप्टेशन जो करना था, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो दे स्टिक टू देयर ओरिजिनल प्लान्स। एंड जो मार्केट में जो बज़ था रिगार्डिंग व्हाट्सएप एंड ऑल, बिकॉज ऑफ एंड्रॉयड सिस्टम, उन्होंने एंड्रॉयड को इम्प्लीमेंट नहीं किया, एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। उसके कारण क्या हुआ, मार्केट से नोकिया बाहर हो गया। जो एक ज़माने पे नंबर 1 कंपनी था मोबाइल इंडस्ट्री में, वो मार्केट से ही बाहर हो गया। सो लास्ट 10 years में आप सुन सकते हो, आपने देखा भी रहेगा, नोकिया वॉज नोवेयर अराउंड ऑल दीज अदर प्रोडक्ट्स सच एज सैमसंग है, देन आपका सोनी है, देन ये अभी तो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आए, वीवो एंड ऑल, ये तो कंपनी कभी थी भी नहीं। एम आई, ये भी कंपनी नहीं थी। उसके पहले ये मोटरोला एंड ऑल ऐसे कंपनीज थी। सोनी, तो सोनी एरिक्सन था पहले कंपनी। सो ये कंपनीज ने ये सब अडॉप्ट किया, एंड दे अडेप्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग। उन्होंने चेंजेस कर दिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर स्टिल सर्वाइविंग। बट ये नोकिया वॉज द वन कंपनी जिसने एंड्रॉयड नहीं यूज किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब आज कंडीशन आप देख सकते हो नाउ डेज। नोकिया, आई गेस विंडोज ने उसको परचेस कर लिया है, दैट इज बिल गेट्स ने वो परचेस कर दिया है नोकिया कंपनी। तो अभी उन्होंने एंड्रॉयड इम्प्लीमेंट करके नोकिया के नए फ़ोन्स निकाले हैं। अभी बहुत सारे नोकिया के फ़ोन्स आए हैं मार्केट में, बट जो क्रेज़ था नोकिया का पहले, दैट कैनॉट बी रिपीटेड अगेन, क्योंकि उनका बहुत लॉस हो गया ये 10 साल में। अभी अगर आप किसी को भी पूछोगे कि भाई अगर मुझे एंड्रॉयड फ़ोन लेना है, तो नो वन इज़ गोइंग टू रिकमेंड यू टू टेक नोकिया का फ़ोन, कोई भी नहीं बोलेगा, ये गारंटीड है मेरा। तो कोई ना कोई आके आपको मे भी बोलेगा सैमसंग का ले, वीवो का ले, या एम आई का ले, या जो भी है, अलग अलग कंपनीज के नाम लेगा। इवन जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो लोएस्ट क्वालिटी के जो कंपनीज है वो भी आपको रेकमेंड करेंगे, लाइक एच टी सी एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नए नए कंपनीज आपने देखे भी रहेंगे, तो वो लेने के लिए आपको बोलेंगे। बट नोकिया, नो वन इज गोइंग टू रेफर यू। why this was happen, this was happen because of what we can say, ये adaptation policy, continuous improvement yes किया, but adapt नहीं हुए as per the customers requirement, as per the ये organization का condition जो होता है, internal as well as external conditions। तो ये conditions आपने adaptation policy implement नहीं किया, and because of that problem हुआ। सो सस्टेनेबिलिटी अगर आपको मेंटेन करना है आपके प्रोडक्टिविटी में, तो डेफिनेटली वी नीड टू implement adaptation policy. Then next one is about the measurability. Yes, definitely all processes can be measured end to end and compared to expected results. तो जो भी बीपीएम प्रोसेस अगर आप यूज करोगे, तो डेफिनेटली यू कैन मेजर योर प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी। तो कैसे कंपेयर करोगे, तो उसका परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो कि वॉट एवर यू हैव डिजाइन, इज इट वर्किंग प्रॉपरली, इज इट वर्किंग एज पर द एक्सपेक्टेशन। तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर योर प्रोसेस। सो दिस कैन बी डन इन बीपीएम
एंड द लास्ट वन इज दैट इज अबाउट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. सो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस यूजेस मल्टीपल टेक्नोलॉजी, दैट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हो. सो बीपीएमएस ब्रिजेस द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन बिजनेस यूजर्स एंड आईटी. सो यहाँ पे जो भी आप प्रोसेसेस यूज करते हो उसमें मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो सकता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज को आपको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है. And if it is there, so it is very very important from BPM point of view that your business process should involve technical integration. अगर टेक्निकल इंटीग्रेशन अगर रहेगा आपके प्रोसेस के साथ तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर बिजनेस प्रोसेस. सो आई होप ये जो 10 बेनिफिट्स मैंने आपको बताए, दैट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मेजरेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, रिपीटेबिलिटी, then customer focus, employee satisfaction, compliance and transparency, efficiency and reduce risk, productivity and agility. So whatever we have discussed till now, this 10 benefits, I hope ये आपको समझे रहेंगे. Yes. अरे यार बोलो. ओके, एक ही जन को समझा. चलो ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर देते हैं. दैट इज आवर मतलब बेनिफिट्स का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ योर बिजनेस प्रोसेस और बीपीएम. सो बीपीएम के अभी हम प्रिंसिपल्स देखेंगे. सो एज यू कैन सी हियर, थोड़ा सा मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ सो आपको प्रॉपरली दिखेगा. Now, as we have started implementing the BPM, that is business process management. Now the thing is कि many years of successful or not so successful business process management experiences have led to the set of best practices, a number of fundamental principles that must be honored in order to optimize returns to the company. So definitely कि कोई भी business process हो, मे बी आपका सक्सेसफुल हो या ना हो बिजनेस प्रोसेस, बट स्टिल अगर आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से काम कर रहा है, सो द थिंग इज यू शुड हैव सम ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप देखो 5 साल से 10 साल से कोई कुछ एक आप काम रिपीटेटिव टाइम्स करते आ रहे हो, सो डेफिनेटली वो काम कैसे करना चाहिए उसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने बनाए रहेंगे, कुछ रूल्स आपके हिसाब से, आपके वर्क फ्लो के हिसाब से सम रूल्स यू हैव सेट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स विल बी देयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. सो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स वी नीड टू फाइंड आउट. तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हो सकते हैं कि वो आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगा, सो दैट यहाँ पे एक चीज हमको याद रखना है, दैट इज वी नीड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स ऑल्सो. मतलब कस्टमर को तो सेटिस्फाई करना ही है, बट अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू सेटिस्फाई आवर स्टेक होल्डर्स. जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स है उनको भी हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना ही है. एंड फॉर दैट रीजन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर BPM. So as you can see on the screen, there are some 10 principles are given for any of the business process management. So those principles we are going to see. The first principle they have given, that is about context awareness. So this principle of context awareness is all about that is आप description देख सकते हो आगे, that is the BPM should fit to the organizational context and it should not follow a cookbook approach. So इसका मीनिंग क्या है? So meaning of the principle, ये जो principle है, that is principle of context awareness, it emphasizes that BPM requires consideration of given organizational settings. तो यहाँ पे it involves concern of
for factors distinguishing BPM context between organization such as size क्या होगा, strategy क्या होगा, industry क्या होगा, market and objectives क्या होंगे आपके BPM के, ये आप सेट करते हो. ये होता है in between the organization, and within the organization you are going to find out the availability of the resources, types of process आप क्या यूज करोगे ये. सो इसका मीनिंग क्या है? तो बीपीएम शुड बी एडेप्टेड टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू डिफरेंशिएट द प्रोसेस मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस नेचर. यहाँ पे कोई भी कुक बुक अप्रोच नहीं होना चाहिए. मतलब वेल डिजाइंड अप्रोच इज देयर ऑलरेडी इन मार्केट, उसी को उठा के डायरेक्टली आप यूज मत करो. सो दैट इज नोन एज अ कंटेक्स्ट अवेयरनेस. मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन एक अप्रोच यूज कर रहा है, तो इट इज नॉट सजेस्टेड दैट कि अगर कोई दूसरा कंपनी एक अप्रोच यूज कर रहा है तो यू शुड फॉलो दैट पर्टिकुलर अप्रोच. फॉर एग्जांपल देखो, एक कुक बुक मतलब क्या कि ये कुकिंग के बुक्स होते हैं ना, वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बुक्स है, उस बुक में ऐसे ऐसे प्रोसीजर दिया है, ये प्रोसीजर करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. तो ऐसे ही अगर आप डायरेक्टली कोई भी अप्रोच यूज करोगे तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो द प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट अवेयरनेस सजेस्ट अस दैट कि वॉट एवर बीपीएम शुड इम्प्लीमेंट, तो वो इट शुड बी फिट टू द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट. आपके ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपका इंडस्ट्री कौन सा है, आप उस इंडस्ट्री में क्या क्या परफॉर्म करने वाले हो, स्ट्रैटेजी क्या होता है, क्या आप प्रोडक्टिविटी देते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो वो आप सब ध्यान में रखो. एंड देन you are going to what we can say consider or prepare your approach on your own. किसी का भी दूसरे का अप्रोच डायरेक्टली you are not going to follow. खुद का खुद बनाओ depending on the context of your organization. So this is the first principle, that is about the context awareness. Second one, that is principle of continuity. Yes, definitely. अब continuity मतलब जैसे हमने देखा, तो पहला चीज है कि आप हमेशा, जैसे मैंने इम्प्रूवमेंट के बारे में बात किया, तो वी शुड बी ऑलवेज ओपन फॉर कंटिन्यूअस चेंजेस एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. तो बीपीएम शुड बी अ परमानेंट प्रैक्टिस. कि अगर बीपीएम, दैट इज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको कंटिन्यूएशन में रखो. नहीं तो ऐसे होगा कि एक प्रोजेक्ट के लिए आपने करके देखा बीपीएम, एंड ठीक है चलो किया, अभी अभी आगे करने की जरूरत नहीं है. मतलब एक के लिए करोगे वन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए एंड दूसरे के लिए नहीं करोगे, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं है. तो फिर इट विल नॉट, इट वोंट गिव यू एनी ऑफ द रिजल्ट. ऐसा होता है नॉर्मली. इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कि आप अगर कुछ करते हो, कोई भी आप मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट करते हो किसी काम का, कुछ काम करने के लिए, तो फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी डू नॉर्मली इज वी नीड इंस्टेंट रिजल्ट. यस, ये अभी हमने किया. फॉर एग्जांपल आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी से यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर किसी जो बोलते हैं ना एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, देखो बहुत सारे बैंक्स के लिए एंड ऑल. तो ऐसे एग्जाम्स के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, तो कभी कभी ऐसे लगता है आपको कि एक ही अटेम्प्ट में आपका निकलना चाहिए. ऐसा होता है क्या? हमेशा नहीं होता. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट आवर एग्ज़ाम, कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम की नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जो अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ. सो जो कंटिन्यूस स्टडी जो है ना, वो आपको करना ही है उस वक्त. मतलब एक बार आपने 2-3 महीना पढ़ाई कर लिया, एग्ज़ाम दे दिया, उसमें फेल हो गए, तो बाद में बोला जाने दो, अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आएगा तब देखेंगे, अभी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, एक बार हो गया अपना पढ़ाई करके. ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. and that is what this principle tells us, that is principle of continuity. continuously you need to perform, आपको करना ही है. तो यहाँ पे भी बीपीएम के बारे में भी सेम थिंग इज देयर कि अगर आप बीपीएम इंट्रोड्यूस कर रहे हो इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, तो इट शुड बी परमानेंट प्रैक्टिस. कंटिन्यूटी होना चाहिए उसमें. अगर नहीं रहेगा तो इट वोंट गिव यू एनी ऑफ द इफेक्ट ऑन योर बिजनेस प्रोसेस, पता ही नहीं चलेगा. बट नॉर्मली इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी
कि अगर मैंने कुछ अप्रोच यूज किया तो उसका रिजल्ट मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, यही एक होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस फेल्स और फेल टू इम्प्लीमेंट दिस बीपीएम। तो ये नहीं करना है, पेशेंस होना चाहिए एंड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी वी शुड अडॉप्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनेबलमेंट। नाउ यहाँ पे इनेबलमेंट का मतलब क्या है? तो यहाँ पे बीपीएम शुड डेवलप कैपेबिलिटीज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो बीपीएम मस्ट, इनेबलमेंट का मतलब यहाँ पे होता है दैट इज वी शुड इनेबल द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग गुड विथ आवर प्रोसेस। सो व्हाट, इसका मीनिंग क्या है कि इनेबलमेंट मतलब अपने जो एम्प्लॉयज है उनका इनेबलमेंट इंक्रीज करना, उनके कैपेबिलिटीज को डेवलप करना। अगर उनके कैपेबिलिटीज को आप डेवलप नहीं करोगे तो वो स्टैग्नेंट बने रहेंगे। स्टैग्नेंट बने रहेंगे मतलब जो जो लेवल पे है वो उसी लेवल पे रहेंगे। देखो, हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द बिजनेस प्रोसेस का कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है तो अब ऑब्वियसली आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? आपके एम्प्लॉयज के ऊपर। आप आपका एम्प्लॉयज अगर सफिशिएंटली तो वर्ड यूज नहीं कर सकते, बट आपका एम्प्लॉयज अगर आपको जो प्रोडक्टिविटी दे रहा है, एंड इफ इन नेक्स्ट साइकिल इफ यू वांट इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी या इम्प्रूव्ड क्वालिटी, तो डेफिनेटली फॉर दैट रीजन आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे एम्प्लॉयज हैं उनका भी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, उनको भी तो डेवलप करना चाहिए। अगर वो डेवलप्ड नहीं हुए, उनका एबिलिटी अगर आपने इंक्रीज नहीं किया, तो हाउ यू आर सपोज टू इम्प्रूव योर ओन प्रोसेस? क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय, क्योंकि कैरी आउट कौन करने वाला है? ये टास्क एम्प्लॉय ही करने वाले। तो अनटिल एंड अनलेस यू इम्प्रूव योर एम्प्लॉयज, तब तक आपका बिजनेस प्रोसेस भी इम्प्रूव नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट दिस प्रिंसिपल ऑफ इनेबलमेंट सेज, दैट यू शुड डेवलप कैपेबिलिटीज, you should improve the capabilities of employees of your organization. They should not be limited to firefighting. मतलब सिर्फ अगर ये इशू आता है तो इसके लिए ये करना है, वो इशू आता है तो उसके अगेंस्ट ये करना है, सिर्फ उतने चीज़ों के लिए उनको सिखा के रख के कुछ मतलब नहीं है। दे नीड टू गिव द एक्सपोजर। और कुछ चीज़ें अगर एक्सपोज करेंगे, नए नए चैलेंजेस अगर उनको आप दोगे तो ही दे विल इम्प्रूव। अगर उनको कुछ नए चैलेंजेस नहीं मिलेंगे ना, तो दे विल स्टिक टू देयर डेली रूटीन। रोज आएंगे, उतना काम करेंगे, घर पे चले जाएंगे। सो यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। 10 साल से ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह पे आप देख सकते हो, 10 या 15 साल से एक बंदा रोज उठ के काम पे जा रहा है, घर पे वापस आ रहा है, रोज वो जाके वही काम कर रहा है। इफ नो चैलेंज इज देयर फॉर हिज वर्क, तो उसको उसमें भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। एंड वॉट एवर ही इज डूइंग, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ थ्रिल नहीं होगा या कुछ भी नहीं नया नहीं होगा। रोज जाके सिर्फ वही कर रहा है, रोज जाके वही कर रहा है। सो हाउ यू आर गोइंग टू अचीव मेजर गोल्स? ये आप नहीं कर सकते। सो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनेबलमेंट। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ होलिज्म. So holism is like we should be that is we should include the scope of that particular project. Okay, so inclusive in scope. BPM should be inclusive in scope. We need to identify the right scope of your product. We should draw the bigger picture of what we can say initiatives that are linked to this particular organization. So whatever business process is, हमें स्कोप आइडेंटिफाई करना है कि ये बिजनेस प्रोसेस का अपना गोल है, तो व्हाट वी नीड टू डू। सो वी नीड टू ड्रॉ अ बिगर पिक्चर, क्योंकि इसको ही देख के, इसी के ऊपर से यू आर गोइंग टू ड्राइव योर बिजनेस प्रोसेस। इट शुड नॉट हैव एन आइसोलेटेड फोकस। होलिज्म मतलब आप सिर्फ ये रिलेट करता है, दैट इज अबाउट द 2 डायमेंशन। That is first one, BPM should not have any isolated focus. आपका फोकस एक ही है, एक ही की एरिया है सबका combinedly, and that is to improve the business process and to give the quality output.
It should not be project limited to only one or few departments. आइसोलेट नहीं करना है कि भाई एक प्रोजेक्ट है तो आप आइसोलेट नहीं करोगे कि ये डिपार्टमेंट यही काम करेगा, वो डिपार्टमेंट वो काम करेगा, तीसरा डिपार्टमेंट तीसरा काम करेगा। तो ऐसे क्या होगा, आइसोलेट हो जाएगा, पूरा अलग अलग हो जाएगा। हमें क्या यहाँ पे प्रोसीजर लाना है, सबका यहाँ पे ये करना है, दैट इज सब डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना है। एंड वी शुड मेक देम रियलाइज दैट दे आर वर्किंग फॉर ओनली वन प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आइसोलेटेड रहेगा ना तो होगा क्या, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम तो कर लेगा बट दे विल नॉट कंसर्न फॉर द अदर वर्क। वो अपना काम करेंगे एंड बोल देंगे चलो हमारा तो हो गया, आपको आगे जो करना है करो। तो ऐसा नहीं है। तो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड रियलाइज, वी शुड मेक देम रियलाइज दैट वॉट एवर दे आर डूइंग इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओनली सिंगल प्रोजेक्ट दैट इज अवर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। ऐसे अगर आप व्हाट वी कैन से इमोशंस लेके आते हो आपके एम्प्लॉयज में, देन ओनली दैट इज नोन एज अ होलिज्म। सो यहाँ पे हम स्कोप बढ़ा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का। दो द प्रोजेक्ट इज ओनली अ सिंगल प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग एंड अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते रहते हैं। सो एज प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, अपना कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर ही रहा है डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर कॉलेज का स्टेटस इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली ऑल डिपार्टमेंट शुड कम अलोंग विथ टुगेदर एंड फिर उनको एक साथ काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि ये एक डिपार्टमेंट ने कर लिया, उसने अच्छा काम किया तो कॉलेज का नाम होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हर डिपार्टमेंट को कंबाइनली अगर कुछ एफर्ट करेंगे तो वो कंसिडर होता है कॉलेज के लिए। ठीक है, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होलिज्म इज। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का पार्ट। आई थिंक ऑलरेडी टाइम हो गया है, सो क्विकली वी विल टेक अटेंडेंस। सो जस्ट लेट मी take the attendance, just wait.